हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका इंग्लिश का जो फर्स्ट वाला जो पेपर है वो बड़े ही अच्छे वाले तरीके से फिनिश हुआ होगा और आगे भी जो आपके पेपर अच्छे होते रहे, उम्मीद ऐसी है और मैं कामना ऐसी करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करते हैं आज के प्रश्नों की। अपन चल रहे थे अपने क्लास 10 जो उसके मैथमेटिक्स के प्रश्नों, महत्वपूर्ण प्रश्नों के सॉल्यूशंस पर, जिसके अंदर अपन ने लगभग 3 क्लासेस ली हैं और अगर आपने नहीं देखी तो वो जाकर दोस्तों जरूर देखें, ताकि आप जो है थोड़ा सा अच्छा कर सके पेपर को। और अब अपन बात करते हैं आज की क्लास की, जिसके अंदर कुछ प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए और वीडियो को स्किप ना करें और क्लास को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए एग्जाम के अंदर ये हेल्पफुल जरूर होगी। ठीक है ना? तो बात करें अपन आज के प्रश्नों की, तो प्रश्न अपना है, पहला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। प्रश्न ये है कि किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं या होंगे। नॉर्मल प्रश्न है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, इजी है। किसी द्विघात समीकरण के कितने शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम कितने, यूं समझ लो भले, हाँ अधिकतम है ना, अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप की बात करें अपन तो क्या होता है, ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता कि नहीं होता। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है, जहां पर देखो यहां पर x की घात कितनी आ रही है सर, 2, यानी कि इसके अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। द्विघात समीकरण है तो इसके अधिकतम शून्यकों की जो संख्या होगी बेटा वो कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। और अगर त्रिघात समीकरण होती तो उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती थी, 3 हो सकती थी। और रैखिक समीकरण होती, रैखिक समीकरण यानी कि ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ये बोलते, इसको बोलते हैं अपन रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। और अगर रैखिक समीकरण होती तो इसकी घात कितनी है, 1 है, यानी कि इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो यानी कि किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम शून्यकों की जो संख्या होगी ना बेटा वो कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये हो गया इधर -1, नहीं इधर कर लेते हैं अपन -1, -2x और +1 और बराबर में 0 में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। इसका मान निकालना आपको। इसको भी अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप क्या करो कि ये जो इक्वेशन है ना, इसके अंदर जो आप है अल्फा और बीटा का यानी दोनों शून्यक निकाल लो और फिर इसको सोल्व कर लो। और दूसरा तरीका कैसे है मैं बताऊं आपको, देखो ध्यान से। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम क्या होगा बताओ। अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा होगा नहीं होगा। कैसे करते हैं, नीचे वाली दोनों संख्याओं का गुणा कर दो और ऐसे क्रॉस गुणा करो। बीटा को तो गुणा कराएंगे 1 से, 1 इंटू बीटा, और प्लस अल्फा को गुणा कराएंगे 1 से, अल्फा इंटू 1। तो बीटा प्लस अल्फा और बटेवा क्या हो गया, अल्फा बीटा। ये तो है बेटा शून्यकों का योगफल और ये है क्या है, शून्यकों का गुणा। तो हम निकालते हैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। तो माइनस का तो माइनस और b का मान कितना है, देखो आप, x के गुणा में b होता है, तो x के गुणा में यहां पर कितना है, 2, और वो भी किसका, माइनस का, तो ये -2 हो गया। और फिर बटेवा, और फिर a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के गुणा में a होता है, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो 1। ये हो गया इसका आंसर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/1 कितना आ जाएगा, 2। अल्फा प्लस बीटा का मान आया ये, तो अभी अब अल्फा बीटा गुणा भी तो निकालना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा क्या होता है, c/a क्या होता है बेटा, a होता है। तो c/a, सी एच संख्या कितनी है, 1, और a का मान भी अभी अब लिखा मैंने 1, तो ये 1/1 क्या होगा, 1। अब इस फॉर्मूले में रख दो, अल्फा प्लस बीटा का मान तो कितना आया, 2, और फिर बटेवा में अल्फा बीटा का मान कितना है, 1। 2 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है भाई, थोड़ा सा दिमाग रखना आपको। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लिखा हुआ है बेटा, तो इसका एलसीएम लेके इसको सिंपल कर लेंगे ऐसे, तो ये हो गया शून्यकों का योगफल, यानी इस समीकरण से शून्यकों का योगफल निकाल लो। और अल्फा और बीटा यानी इस समीकरण से अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणा निकाल लो, और दोनों का मान यहाँ पे पुट कर दो तो आंसर इज द फाइव। ठीक है, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। चलिए
आगे बढ़ते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छोटे हैं उनको भी अपन थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप जो है छोटे प्रश्नों से वहां पर ना अटक जाओ। कोशिश यही रहेगी, पिछली बार भी जो है अपने अर्धवार्षिक में भी छोटे प्रश्न ज्यादा है। अगर पेपर का पैटर्न ज्यादा लंबा है तो बड़े प्रश्न ध्यान रखें, बड़े प्रश्न बहुत रेयर चांस में पूछेंगे, तो आप बड़े प्रश्न पढ़ने का थोड़ा सा कष्ट कम करें। अगर आपने पूरा अच्छा सिलेबस कर रखा है, मतलब अच्छे से, मतलब 80 में से 80 लाने का प्रयास कर रखा है, तो जरूर पढ़िएगा, कहीं ना कहीं एक प्रश्न मिल जाएगा देखने को। बाकी बहुत ही मुश्किल है कि आपको बड़ा प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर देखने को मिले, क्योंकि पेपर वैसे ही बहुत बड़ा है, लेंथी है। तो मतलब पहले छोटे 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 प्रश्न बहुत सारे हो रहे हैं, तो उसके बाद में बड़ा जो प्रश्न करोगे तो बहुत टाइम लगता है, तो उसके हिसाब से पेपर वाला जो है बड़े प्रश्न नहीं देगा, कहीं ना कहीं गलती से एक या दो दे दे तो वो बात अलग है। बाकी इतने लंबे प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि छोटे प्रश्न ही बहुत है तो टाइम बहुत लगेगा वैसे, और फिर बड़े प्रश्न को सोल्व करने में और टाइम लगेगा, तो टाइम कम पड़ जाता है इसलिए। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न जो है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? ठीक है भाई, ये अपना प्रश्न है। तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला याद रखना आपको। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप का फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस क्या होगा बेटा? सी, और बराबर में क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, जहां पर ए और बी का मान जो है नॉट इक्वल जीरो, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होगा वो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर? ये नॉर्मल फॉर्मूला बेस है, तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, बाकी कोई इतना लेंथी नहीं है। आगे वाले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 दे रखा है। x प्लस वाई बराबर दे रखा है 14 और x माइनस वाई बराबर दे रखा है 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको किससे हल करना है बेटा? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से इसको क्या करना है? हल करना है। विधियां अपने इसके अंदर मेन वैसे तो 3 होती है, पर अपने इस पेपर मतलब बुक के अंदर जो है सिलेबस में केवल अपने को 2 विधियां ही दे रखी है। एक तो दे रखी है प्रतिस्थापन विधि और एक दे रखी है दूसरी विलोपन विधि। ठीक है ना। बाकी वो जो विधि थी, एक पूर्ण वर्ग विधि थी, वो भी हटा दी गई है, 4 थी, और एक अपना वज्र गुणा विधि थी, वो भी इसमें जो है हटा दी है। बाकी सॉल्यूशंस करने के बहुत सारे तरीके हैं इसके, और अपने को जो अपने सिलेबस में है उसके हिसाब से चलना है, उसके हिसाब से पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो अपन सबसे पहले जैसे प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं यहाँ पे, कि प्रतिस्थापन विधि से जो है समीकरण में x का मान अपन कैसे निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा, नाम से ही पता चलेगा बेटा ना कि कौन सी विधि कहां से कैसे लगेगी। नाम से पता चल रहा है इसमें प्रतिस्थापन, यानी एक मान को क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है, हटाना है। ठीक है ना, एक मान को प्रतिस्थापित करना है। तो कैसे करेंगे देखो आप ध्यान से, मैं लिखूं जैसे, एक तो इक्वेशन नंबर x प्लस वाई और बराबर 14 दे रखा है, इसको मैं दे दूं फर्स्ट, और दूसरी दे रखी है x माइनस वाई और बराबर 4 दे रखा है, इसको मैं दे दूं सेकंड। दोनों में से छोटी कौन सी है? ये वाली थोड़ी सी बड़ी लग रही है 14 के हिसाब से, ये थोड़ी सी छोटी है। आप कोई सी भी उठाओ आंसर आ जाएगा, पर अपन बेस यही रखेंगे कि छोटी समीकरण उठाओ। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 4 है, जैसे इसको मैं उठाऊं x माइनस वाई लिखना था पूरा, अपन एक बार सिस्टम से कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। समीकरण 2 से छोटी समीकरण उठाएंगे अपन, तो लिखूंगा मैं समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण 2 अपन ने उठा लिया ना। समीकरण 2 से x माइनस वाई और बराबर क्या है? 4। यहां से हम क्या करेंगे बेटा? एक सिंगल स्टेप को इधर रखेंगे और दूसरे को इधर भेज देंगे, यानी एक चर को इधर रखेंगे एबीसीडी वाले अक्षर को, दूसरे को उधर भेज देंगे। जहां तक पॉसिबल हो प्लस वाले को इधर रखना है और माइनस वाले को उधर भेज देना है ना, और इधर कुल मिला के प्लस वाले को रखना। तो x प्लस वाला है तो x को इधर रख दूं मैं, बराबर में क्या था? 4 था, माइनस का y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। समीकरण 1 और 2 बनी हुए हैं, तो ये जो बनी है इसको क्या दे देंगे अपन? समीकरण नंबर 3 दे देंगे। कोई दिक्कत है क्या? दोनों में से छोटी समीकरण उठाई अपन ने और माइनस वाई को उधर भेजा अपन ने, तो किसका हो गया? प्लस का। अब ये जो समीकरण 3 बनी ना, ये बनाई किससे अपन ने? समीकरण 3 बनाई थी हमने 2 से, तो मान वापस 2 में नहीं रखना और किस में रखना है? 1 में। अगर हमने ये 1 से बनाई होती तो मान किस में रख देते? 2 में। क्लियर मामला? तो अपन रखेंगे समीकरण 3 से मान किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे, 2 में नहीं रखेंगे। समीकरण 3 से
मान 1 में रखने पर, समीकरण 3 से मान किस में रखने पर बेटा, 1 में रखने पर। समीकरण 3 से ये जो भी मान आया ना, ये अपन ने 2 से निकाला था, तो वापस 2 में नहीं रखेंगे, 1 में रखेंगे। जहां पर x चल रहा है वहां पर 4 प्लस वाई रखेंगे, तो x की जगह 4 प्लस वाई, ये 4 प्लस वाई, और फिर प्लस का क्या चल रहा है बेटा, y चल रहा है ना, तो y लिखा अपन ने, और बराबर में क्या चल रहा है, 14 चल रहा है। y और y तो कितना y हो जाएगा, 2y, और प्लस का 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2y और बराबर 14 में से 4 गए तो कितने हो गए, 10। 2 से इसको काटा तो y बराबर कितना हो गया, 5। आया थोड़ा समझ में। अब y का मान 5 हो गया, y का मान 5 हो गया, तो y का मान 5 अपन किस में रखते हुए, जो नई समीकरण बनाई थी ना 3, उसमें रख दो, अपने लोचा ही नहीं, समीकरण 3 से x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई, और y का मान कितना आया बेटा, 5 आया, ये 5 लिखा, तो x बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। आया क्या समझ में, y का मान 5 हो गया और x का मान कितना हो गया, 9 हो गया। अगर ये तो पहली विधि थी, दूसरी विधि को भी थोड़ा सा इसमें क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ये जो अपनी विधि थी ना, ये कौन सी विधि थी, प्रतिस्थापन विधि थी। कौन सी विधि थी, प्रतिस्थापन विधि थी। अब पढ़ लेते हैं अपन इसी सवाल के अंदर विलोपन विधि, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन में तो अपने को क्या करना था, एक चर को उधर ट्रांसफर करना था, और विलोपन में विलोप करना है, विलोप करना है। विलोप का मतलब क्या करना है, उसको बिल्कुल ही गायब करना है, ठीक है ना, उसको काटना कैसे भी। तो अपन दोनों इक्वेशंस को पास में लिखते हैं, जैसे x प्लस वाई बराबर 14 दे रखा है, और x माइनस वाई और बराबर क्या दे रखा, 4 दे रखा, ऐसे लिख देंगे अपन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे तो अपन देखेंगे कि कोई एबीसीडी वाला अक्षर पूरा सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसमें तो दोनों ही मिल रहे बेटा, इसमें तो x भी सेम मिल रहा है और क्या मिल रहा है, y भी सेम मिल रहा है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे कि आप जरा सोचो, हमें एक चर को गायब करना है, या तो x को गायब करना है या y को गायब करना है। तो जैसे आप देखो, ये प्लस का y है और ये माइनस का y है, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो फिर बचेगा कितना, x और x, यानी x प्लस x, और बराबर में क्या बचेगा, 14 प्लस 4, ये तो हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 14 और 4 कितना हो गया, 18। तो x बराबर 18, और इंटू वाले दो कहां चले जाएंगे बेटे, हमें 2 से इसको काटा, कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा। कोई दिक्कत है क्या, x का मान 9 आ गया। आपकी इच्छा हो तो पहले में रखो, और आपकी इच्छा हो तो दूसरी में रखो। मेरी इच्छा है कि मैं दूसरी में रखूं, तो x माइनस वाई और बराबर 4, x का मान कितना आया, 9 आया, या लिखा मैंने 9, और माइनस वाई और बराबर में 4, प्लस के 9 को उधर भेज देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इधर माइनस वाई, 9 में से 4 गए तो 5 बचे, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस, और माइनस से माइनस कट गया, वाई का मान कितना आ गया, 5 आ गया। आए हो गए समझ में भाई। तो ये प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को अपन ने एक ही सवाल में जो है कंप्लीट कर लिया है। एक सवाल और मैं करवा देता हूं आपको इसी टाइप का, प्रतिस्थापन का और विलोपन का, फिर अपन सवालों को आगे खींचेंगे, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया ना भाई, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी उतारने का काम बाद में रखिएगा, आप अच्छे से समझिएगा आप एक बार। और क्लास अगर अच्छी लगी हो और समझ में आ रहे हो सवाल, तो आप शेयर कर दीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम और अच्छा प्रयास करूंगा मैं समझाने का, ताकि आपको जो है एक ही बार में समझ में आ जाए। और अपन केवल रिवीजन के तौर पे और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के हिसाब से पढ़ रहे हैं, सारे नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखें। और अगर आपको ये चैप्टर भी पढ़ना है, तीसरा चैप्टर, तो भी अपने इस चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उसको जाकर देखें अच्छे से। और आपको जो है कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि यहां पर आपको समझ में नहीं आया है। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। समीकरण चेंज कर देते हैं अपन। चलिए, एक प्रश्न और लेते हैं इसी टाइप का। प्रश्न लेते हैं अपन, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस, चलो अलग ही ले लेते, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y और बराबर में 11 दे रखा है, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 4y बराबर 24, 2x माइनस 4y बराबर 24, दो इक्वेशन दे रखी है और हल करना है, और m का मान भी ज्ञात करना है। हल कीजिए और m
m का मान ज्ञात करो। सवाल समझ में आ चुका होगा, देखा होगा आपने। m का मान ज्ञात कीजिए, इक्वेशन दे रखी है y बराबर mx प्लस 3। इसके लिए ये इक्वेशन अपने को दे रखी है। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसमें? सवाल, दो इक्वेशंस दे रखी है, उन दोनों इक्वेशंस को जो है अपने को सोल्व करना है और उसके बाद में जो है m का मान यहां पर x और y की वैल्यू रखकर निकालना है। अपन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आ जाएगा आपको। ठीक है ना? चलिए देखें ध्यान से, समझिएगा। इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसको दिमाग में उतारना है, वैसे आ जाएगा समझ में। चले, हाँ जी। पहले तो हल करना है। हल करने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो ये x और y जो है ना, इन x और y की जो है हमें क्या करनी है, वैल्यू पता करनी है। x और y की वैल्यू पता करनी है तो विधि अभी बताई मैंने, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो हम पहले प्रतिस्थापन विधि से करेंगे इसको और x और y का मान निकाल लेंगे और उसमें रख देंगे। और आप कहो तो भाई कोई सी भी विधि कर सकते हो, प्रतिस्थापन लगाओ या फिर चाहे आप कौन सी लगाओ, विलोपन विधि लगाओ। सवाल में विधि का नाम लिखने के लिए कहा क्या? नहीं कहा ना, सवाल ने विधि का नाम नहीं लिया है बेटा, तो ध्यान रखना जो आपको उचित लगे वो विधि करनी है। और मेरे हिसाब से जो है ना, प्रतिस्थापन की बजाय जो है आप विलोपन विधि से करोगे तो आपको बेस्ट लगेगा और जल्दी समझ में आएगा, जल्दी आंसर आएगा और इजी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा देखिए, दोनों इक्वेशंस को मैंने कहा था पास पास में ले लेते हैं, तो लीजिए 2x प्लस 3y और बराबर 11, और इधर 2x और माइनस 4y और बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। दोनों को पास में लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत है क्या? इक्वेशन यही थी भाई, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर 24। ठीक है, अब मैंने कहा था कि विलोपन विधि के अंदर जो है हमें क्या करना है, एक चर को गायब करना है। या तो x को गायब करो या फिर किसको गायब करो, आप y को गायब करो। तो गायब करने के लिए दोनों सेम भी तो होने चाहिए। तो भाई यहां पर देखो ध्यान से, इधर भी 2x है और इधर भी क्या है, 2x है, दोनों सेम है तो गायब कर सकते हैं, कर लेंगे भाई। पर कब? जब एक प्लस का हो और दूसरा क्या हो, माइनस का हो। ये दोनों ही सेम है तो घटेंगे नहीं, ये जुड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, काटने के लिए इसके नीचे वाले के चिन्ह चेंज कर देंगे। कैसे? यहां पर माइनस और माइनस है, वहां पर क्या कर देंगे, प्लस, और यहां पर क्या कर देंगे, माइनस। तो ये देखो प्लस के 2x से माइनस का 2x तो कट गया, तो फिर बचा कितना, 3y बचा। और माइनस की जगह प्लस हो गया तो प्लस का क्या बचा, 4y बचा। और फिर उधर क्या बचा, 11 और माइनस कितना बचा, 11 और माइनस कितना बचा, ये 24 बचा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? फिर क्या करेंगे देखो आप ध्यान से, 13 बच जाएगा ना इधर से, तो मामला गड़बड़ नहीं हो गया कहीं। 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11 दे रखा है, और फिर दे रखा है 2x माइनस 4y बराबर 24। 24 किसका दे रखा, माइनस का, सॉरी यहां पर 24 जो था ना बेटा वो माइनस का था, तभी लग रहा था कि गड़बड़ा गया मामला, यहाँ ये माइनस 24 था। तो इसको भी अपन क्या कर लेते हैं, यहां पर भी 24 माइनस का हो गया, थोड़ा कंफ्यूज है यार, कंफ्यूजन रोग हो गया भाई यहाँ पे। हाँ चलो देखो, यहाँ पे माइनस था ना, तो अपन ने चिन्ह चेंज किया बेटा, तो यहाँ पे माइनस कर दिया और माइनस की जगह प्लस कर दिया, तो इस माइनस की जगह है भी क्या होगा, प्लस होगा। चिन्ह चेंज किया ना अपन ने, क्यों किया, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग करने के लिए, इसका चिन्ह अलग इसका अलग कट जाएगा ये, इसलिए। तो इधर क्या बचा, 3y बचा, और माइनस की जगह प्लस हो गया तो प्लस का 4y बचा, और उधर भी क्या होगा, 11 और प्लस का क्या हो गया, 24 हो गया। तो ये तो 3y और 4y तो हो गया 7y, और इधर जोड़ेंगे तो 35 हो गया। y की वैल्यू निकालनी है तो 35 और इंटू बड़ा 7 का आ जाएगा बटेगा में, 7 5 जा 35, तो y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। y का मान 5 आ गया। अपन ने कहा था अपनी इच्छा हो जिस समीकरण में रखेंगे, अपनी इच्छा किसमें होती है हर बार, छोटी वाली इक्वेशन में। छोटी वाली इक्वेशन 11 वाली है, तो इसको तो दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 1 और इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 2। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x प्लस 3 इंटू y, और y का मान कितना आया बेटा, 5 आया, और बराबर में कितना चल रहा है, 11। तो ये हो गया 2x प्लस 5 इंटू 3 कितने हो गए, 15, और बराबर में 11। x का मान निकालना, 2x को इधर का, प्लस के 15 को उधर भेज देते हैं, तो 11 और प्लस का 15 इधर आ गया माइनस में, तो 2x बराबर क्या हो गया, 15 में से 11 गया तो 4 बचा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, और इधर 2 से इसको काट दिया फिर बटेवा में भेज के, तो y x का मान कितना हो गया, -2 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? x का मान भी आ गया और अपने y का मान भी आ चुका है। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे अपन, ध्यान से देखो तो,
x का मान -2 आ गया, y का मान 5 आ गया, तो वो जो इक्वेशन है ना उसमें रखेंगे और हम वहां से जो है m का मान निकाल लेंगे। तो कैसे, देखो ध्यान से, y बराबर mx और +3, y का मान कितना आया, 5 आया सर, तो ये लिखा मैंने 5 बराबर m इंटू एक्स, और x का मान कितना आया -2, तो कोष्टक में बंद कर देंगे इसको, और फिर प्लस के 3 को इधर ले आते हैं माइनस में, तो m इंटू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 5 में से 3 चाल गए तो 2, इंटू वाला -2 कहां आ गया भाई, बटेवा में, तो बराबर में क्या बचा, m। 2 से 2 को काटा अपन ने तो -1, तो m की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। आया है क्या समझ में? विलोपन विधि भी हो गई अपनी 2 बार, और ये m का मान भी अपन ने निकाल लिया। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करते हैं। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा भाई, परीक्षा में अच्छे से उत्तीर्ण होना है और अच्छे नंबर लाने हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी। कोई दिमाग में बिठा नहीं सकता डायरेक्ट कि भाई ये बिना पढ़े हुए ही आपके दिमाग में बैठ जाओ फिट से। अगला प्रश्न है, फिर पूछा जाता है अपने को संगत और असंगत के बारे में। किसके बारे में, संगत और असंगत के बारे में। ये कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए, संगत और असंगत। अब सर ये संगत असंगत कैसे पता करेंगे, जिन्होंने पढ़ रखा उनको तो आता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको नहीं आता होगा। दो इक्वेशन दी हुई होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन होगी अपनी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों इक्वेशंस होगी। आपको क्या करना है इसके अंदर, जैसे कि इधर आएगा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, फिर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अगर दोनों ही बराबर हैं तो भी क्या होगा, संगत। अगर दोनों ही बराबर नहीं है तो भी क्या होगा, संगत। और अगर एक बराबर है एक बराबर नहीं है तो क्या होगा, असंगत। ठीक है भाई, ये आया समझ में? दोनों ही बराबर है तो संगत होगा, दोनों बराबर नहीं है तो भी संगत होगा, एक बराबर है एक बराबर नहीं है, कोई सा भी आगे पीछे हो तो वो क्या होगा, असंगत होगा। क्लियर मामला यहां तक? अब अपन इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं, समझने का कि सर संगत असंगत पूछेगा कैसे, हम कैसे पता करेंगे। देखो ध्यान से, जैसे मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं यहां पे, x प्लस 2x प्लस 2y बराबर 2x प्लस 2y और बराबर में 14 लिख दूं, जैसे वह दूसरी इक्वेशन लिख दूं मैं यहां पे, x 4x माइनस 2y और बराबर 10 लिख दूं, जैसे ये दो इक्वेशन लिखी। पता करना है इस इक्वेशन में कि ये संगत है या फिर क्या है, असंगत है, ये अपने को पता करना है। ठीक है ना, तो अब अपन पता कैसे करेंगे, तरीका वही रहेगा। कैसे, देखो आप ध्यान से, पहली समीकरण जो होगी ना उसमें x के गुणा में क्या होगा, a1। तो पहली समीकरण में देखो x के गुणा में क्या है, 2, तो a1 का मान कितना हो गया, 2। फिर y के गुणा में b1, तो y के गुणा में कितना है, 2, तो b1 का मान भी कितना हो गया, b1 का मान भी 2 हो गया। और फिर अचर संख्या c1 होगी। अब c1 तो आप पता करो भाई, देखो ये बराबर में 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अपने बराबर में 0 है क्या बेटा, नहीं है। तो थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको यूं बता दूं कि जैसे इसको अपन बराबर में 0 ले आते हैं, कैसे देखो, 2x प्लस 2y, प्लस के चौदह को इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो बराबर में क्या बचेगा, 0। दूसरी समीकरण में भी ऐसे ही 4x माइनस 2y, प्लस का 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और बराबर में क्या बच जाएगा, 0। अब देखो पहली समीकरण में x के गुणा में a1 2, y के गुणा में b1 2, अचर संख्या क्या होगी, c1 माइनस 2। आया समझ में? फिर दूसरी समीकरण में x के गुणा में क्या होगा, a2 4, y के गुणा में क्या होगा, b2 2, और वो भी किसका भाई, माइनस का है तो माइनस का, गाना बढ़िया ना भाई, a2 b2 c2 वाला है ना। और फिर c2 अचर संख्या, माइनस का है तो -10 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं भाई, पहली में a1 b1 c1 और दूसरी में a2 b2 और c2 हो जाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, a1 अपॉन a2, a1 के नीचे लिखेंगे a2, दोनों को 2 से काटा
तो आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। दोनों को 2 से काट दिया। इधर देखो b1/b2, b1 का मान 2 और ये -2, 2 से 2 कट गया तो -1 बचा। ठीक भाई। और c1/c2, c1 का मान -14 है और c2 का मान -10 है। माइनस से माइनस कट किया, 2 से काटा अपन ने इसको 7 बार और इसको 2 से काटा अपन ने 5 बार। तो जरा ध्यान से देखो, अपन a1/a2 लिखूं मैं, b1/b2 लिखूं मैं और c1/c2 लिखूं मैं जैसे, तो ये दोनों मान बराबर है क्या भाई? ये दोनों मान बराबर है? नहीं है। ये दोनों मान बराबर है क्या? नहीं है। और ये बराबर नहीं है तो दोनों को क्या कर देंगे अपन, काटेंगे। दोनों ही नॉट इक्वल, दोनों ही बराबर नहीं है। और दोनों ही बराबर नहीं है तो मैंने कंडीशन बताई आपको, ये देखो, यानी कि क्या हो जाएगा, समीकरण निकाय क्या हो जाएगा बेटा, संगत हो जाएगा। समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, इसमें संगत हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? आ गया क्लियर एकदम समझ में? तो इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में उतारने में आसानी। क्लियर भाई? चलिए एक प्रश्न और खींचते हैं अपन, नया प्रश्न, इसको मिटा देते हैं ना। पांच मिनट का गैप रहा तो अपन थोड़े से छोटे प्रश्न कर लेते हैं ना। छोटे प्रश्न जिसमें क्या आएगा, जैसे एक तो आएगा विविक्ति का सूत्र पूछता है, विविक्ति का सूत्र। तो विविक्ति का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac, ये होता है, ये ओनली विविक्ति का सूत्र होता है। क्लियर? और फिर इसके बाद में द्विघात, चौथी प्रश्नावली में आएगा ये वापस, है ना। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप वैसे पहले आ चुका है और मैंने लिखवा भी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप था। इसके बाद में फिर आएगा मूल का अस्तित्व, मूल का अस्तित्व। अब कैसे सर? तो देखो ध्यान से, जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो, जब b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो, और जब b² - 4ac का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो। तीन कंडीशन से अप्लाई होगी। b² - 4ac का मान 0 के बराबर होगा, जब 0 के बराबर हो तब क्या होंगे, मूल वास्तविक वह क्या होंगे, बराबर। मूल वास्तविक वह क्या होंगे, बराबर। इसमें क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं, यानी कि मूल क्या होंगे बेटा, काल्पनिक। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। इसके बाद में b² - 4ac > 0, यानी मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न क्या होंगे, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। यानी मूलों का अस्तित्व होगा, मूल वास्तविक भी होंगे, पर वो दोनों आपस में क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। दो मूल ही होंगे ना, द्विघात समीकरण होगी तो। ठीक है, द्विघात समीकरण होगी तो यही आएगा। इस समीकरण के लिए बात कर रहे हैं अपन, ax² + bx + c बराबर 0, इस समीकरण के हलों की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना, तो इसका मान 0 होगा तो वास्तविक और बराबर होंगे। पूछा जाता प्रश्न है, कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा कल की क्लास के अंदर। तो जुड़े रहे हमारे इस चैनल ऐसा मैथमेटिक्स के साथ, और पुरानी क्लासेस भी आप अच्छे से देखें और उनको समझे। ठीक है ना, और प्रैक्टिस जरूर करते रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस बेस है। अगला पेपर आई होप आपका शायद हिंदी का है, तो उसके अंदर भी आप अच्छे से पढ़े। मैं ये नहीं कहता कि केवल गणित को ही पढ़े, दूसरी अदर सब्जेक्ट को भी पढ़े। आपको लगता होगा कि हिंदी बड़ी आसान सब्जेक्ट है, पर उसके अंदर भी जो है ग्रामर पोर्शन जो है बहुत ही हार्ड पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं है। वो कहते हैं कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि ऐसे तुक्का मार के आ जाए, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग के, और वो फिर मामला सारा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो अच्छा लगता है उसको जमा के आ जाते हैं। मैं पढ़ता था, मैं ऐसे ही करता था, मेरे को कुछ नहीं आता था, और अभी भी कुछ नहीं आता हिंदी वगैरह में किसी में। तो अपन क्या करते हैं कि जो वर्ड अच्छा लगता है ना, उसको उसमें भर के आ जाते हैं ऐसा। पर ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए अच्छे से, और इनके नंबर बनते हैं बेटा। तो आप जो है उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे जो भी है सारों को पढ़कर जाए, एक बार नजरअंदाज जरूर करके जाए। अगर आपको आते भी है ना,
तो भी आप पढ़ के जाए, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए, चाहे वो आपका पैसेज हो, जैसे इंग्लिश में भी पैसेज, अनसीन पैसेज सारे थे, तो आप उन सभी को एक बार प्रैक्टिस करके जरूर गए होंगे, तभी आए होंगे, वरना जो नीट गए होंगे उनको पता ही नहीं चला होगा, और पैसेज तो बहुत हार्ड आया होगा। तो इसके अंदर भी जो अपने हिंदी के अंदर भी गद्यांश आते हैं, काव्यांश आते हैं, उनके प्रश्न आते हैं, उनके शीर्षक बनाना आता है। ये बहुत ही मुश्किल पड़ता है जब विशेषण पूछते हैं हिंदी में, विशेष्य पूछते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, फिर वाच्य में ऐसे पूछते हैं, तो वो आते ही नहीं किसी को, जो पढ़ता है उसी का आता है। तो आप अच्छे से पढ़ के जाए इस चीज को। आपको लगता है कि ये चीजें हमें आती हैं, पर जब पेपर में आती है तो हमें नहीं आती, और नहीं आती है तो उसको सीखना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसको भी अच्छे से पढ़े। 6 दिन की छुट्टियां हैं, तो आप अच्छे से उसकी तैयारी करें, और अपन मिलेंगे अगली नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।